इस वीडियो में हम देखेंगे थ्योरी ऑफ पनिशमेंट क्या है, स्टेजेस एंड एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या है, और क्राइम कमिट होने के बाद किन सर्कमस्टांसेस में किसी भी ऑफेंस के लिए डिफेंस और जनरल एक्सेप्शन अवेलेबल है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इंडिया में जो क्रिमिनल लॉ का सिस्टम है, जो हमारा पिनल सिस्टम है, बीएनएस के अकॉर्डिंग हम इस पूरे वीडियो को समझेंगे और देखेंगे क्राइम क्या है। देखिए, ये जो बीएनएस आया था इसमें बेसिकली तीन चीज़ को अगर हम ध्यान में रखें तो पूरे बीएनएस को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं और इंडियन पिनल सिस्टम को भी समझ सकते हैं और क्रिमिनल लॉ को भी समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बीएनएस ही वो एक्ट है जो कि इंडिया में क्रिमिनल लॉ और पिनल सिस्टम से डील करता है। तो बीएनएस का अगर तीन पार्ट में, अगर बीएनएस को हम तीन पार्ट में डिवाइड करें तो एक तो हुआ कि क्राइम क्या है, जिसमें कि हम लोग डेफिनेशन ऑफ क्राइम जानते हैं और मतलब क्राइम को एग्जैक्ट क्या होना चाहिए तब उसको हम लोग क्राइम बोलेंगे या ऑफेंस बोलेंगे, तो वो डेफिनेशन ऑफ क्राइम हो गया। और पनिशमेंट ऑफ क्राइम, ठीक है, अगर क्राइम कमिट हुआ है तो उसके लिए जो पनिशमेंट बीएनएस के अंडर दिया हुआ है सिर्फ उसी को इन्फ्लिक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज़ कोई अपने मन से नया पनिशमेंट ऐड नहीं किया जा सकता है। फिर जनरल एक्सेप्शन की बात करेंगे तो ये तीन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इन तीनों पार्ट के आउटसाइड अगर कोई भी, जैसे ये एक पार्ट है जो क्राइम का डेफिनेशन बीएनएस में दिया हुआ है, उसके बाहर कोई भी एक्ट होता है या ओमिशन होता है तो उसको क्राइम नहीं बोलेंगे। क्राइम की बात करें तो ए पनिशमेंट ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी, मतलब जो सोसाइटी के अगेंस्ट किया गया कोई ऐसा एक्ट है जो कि पनिशेबल है तो उसको क्राइम बोलेंगे। ठीक, जब भी हम लोग किसी सोसाइटी के क्रिमिनल को अरेस्ट करते हैं, प्रोसिक्यूट करते हैं और उसको पनिश करते हैं तो इससे सोसाइटी प्रोटेक्ट होता है। और जैसे हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई क्रिमिनल केस होता है तो उसमें एक तरफ जो विक्टिम होता है वो होता है और दूसरे तरफ स्टेट होता है, क्योंकि वो क्राइम जो है सोसाइटी के अगेंस्ट किया गया है और यहाँ पे सोसाइटी के जगह पे स्टेट ही है जो कि उसको प्रोसिक्यूट, अरेस्ट और पनिश कर सकती है, तो इसलिए सेकेंड पार्टी जो है वो स्टेट होती है। क्राइम क्या होगा? क्राइम वही होगा जो कि डिफाइंड बाय स्टैच्यू होगा, मतलब लेजिस्लेचर के द्वारा या फिर जो स्टैच्यू जुडिशियल ऑफिसेज हैं या फिर ट्रिब्यूनल्स, जो भी इनके जिनका भी वर्क है लिखना, सिर्फ वही जो डिफाइन करेंगे वही क्राइम होगा। जैसे कि हमारे इंडियन पिनल सिस्टम में बीएनएस है तो बीएनएस में जो डिफाइन किया गया सिर्फ वही क्राइम है। ठीक है, क्राइम का अगर एग्जैक्टली डेफिनेशन की बात करें तो विच इज़ एन एक्शन और ओमिशन दैट वॉयलेट्स द पिनल लॉ। इंडिया का जो लॉ ऑफ लैंड है बीएनएस, जो कि इंडियन पिनल सिस्टम से डील करता है, तो जो भी उसको वॉयलेट करेगा सिर्फ वही क्राइम कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं। एट द सेम टाइम अगर सिविल ऑफेंस की बात करें तो सिविल ऑफेंस में विक्टिम जो है वो सोसाइटी नहीं होती है। ठीक है, सिविल ऑफेंस किसी एक पर्सन के अगेंस्ट किया गया कोई ऑफेंस, जैसे अब कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिए, कोई दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जैसे ए है और बी है, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि दोनों आपस में कोई डील किया, तो अगर कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो उसमें सिर्फ लॉस जो है वो दूसरे पार्टी को ही होता है, इसीलिए ये सिविल ऑफेंस होगा। और सिविल ऑफेंस में क्या है कि विक्टिम जो भी होगा वो सिविल डैमेज को क्लेम कर सकता है। डैमेजेस इट मीन्स कंपनसेशन, जो उसको लॉस हुआ है दूसरे पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच से। अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, इसको हम दो पार्ट में पहले तो डिवाइड कर लेते हैं। एक है क्रिमिनल लाइबिलिटी, ठीक है, और एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें हम लोग स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात करते हैं। तो पहले हम लोग क्रिमिनल लाइबिलिटी को देखते हैं। क्रिमिनल लाइबिलिटी को फर्दर दो पार्ट में अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे एक कंपोनेंट है मेंस रिया और दूसरा कंपोनेंट है एक्टस रियस। ठीक है, मेंस रिया को समझना चाहें तो गिल्टी माइंड, मतलब इसमें आ गया इंटेंशन, मोटिव, ये जो दो चीज़ है लीगल मैक्सिम है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस सेट्रिया। एनी एक्ट इज़ नॉट गिल्टी अनटिल एंड अनलेस देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ गिल्टी माइंड। अगर गिल्टी माइंड का प्रेजेंट नहीं है तब तक हम किसी भी एक्ट को क्रिमिनल लाइबिलिटी में नहीं डाल सकते। एक्टस रियस की बात करें तो एक्टस रियस इज़ एन
आउटकम ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी दैट द लॉ एम्स टू प्रिवेंट, मतलब वैसा एक्ट जिसको लॉ मना कर रहा है करने के लिए, अगर ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा उसको किया जाता है, फिजिकली ह्यूमन एक्शंस के द्वारा, तो उसको बोलेंगे एक्टस रियस। मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटी वाला पार्ट है, कोई भी क्राइम करने का दो पार्ट होता है। एक तो आदमी सोचेगा कि क्या करना है, कैसे करना है, या फिर उसको दुर्भावना होगा कि क्यों करना है। ये सारा चीज़ मेंटल स्टेट में होता है। और जो फिजिकली जो कोई एक्ट किया गया, जैसे किसी को चोरी करना है, तो वो सोचेगा, उसको कोई सामान देख करके अच्छा लग गया और उसने सोचा कि इसको हम पे नहीं करते हैं और इसको हम चुरा लेते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये मेंटल स्टेट ऑफ क्राइम है। और जैसे ही उसने फिजिकली जा कर के उस सामान को उठाया और उठा करके अपने पोजीशन में रख लिया, अपने पास रख लिया, तो वो एक्टस रियस है। ठीक है, तो वो स्टेट ऑफ क्राइम जो ह्यूमन एक्टिविटी को बताता है वो एक्टस रियस हो गया। और जो स्टेट मेंटल स्टेट को बताता है, मतलब गिल्टी माइंड को बताता है, वो मेंस रियस हो। एक्सेप्शन के बारे में देखते हैं, जहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात की गई है। एक्ट इज एन ऑफेंस इन इटसेल्फ एक्सक्लूड मेंटल इंटेंट और मेंस रियस। देखिए, कुछ जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है जिसमें रूल्स के द्वारा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। अब जैसे एक हमारे यहाँ जो मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो रिसाव का केस है, यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी, उसके द्वारा एक जहरीला केमिकल, भोपाल गैस ट्रेजेडी जिसको हम जानते हैं, उसमें क्या हुआ था कि वो स्टोर करके रखी थी। अब स्टोर करना कोई क्राइम नहीं है क्योंकि उसके यूज़ का वो कंपोनेंट था, और चूंकि वो पॉइजनस था और उसका रिसाव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आ जाता है कि आपने जो किया है वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर आए। वो एक्ट अपने आप में ही ऑफेंस है। जैसे कि अब वो रिसाव हुआ, तो आप वहाँ पे जनरल एक्सेप्शन या फिर ये कह के नहीं बच सकते हैं कि नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक्टस रियस था, सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी जो था वो हो रहा था, और यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं था कि हाँ हम किसी को नुकसान पहुँचाएं। बट आपका जो एक्ट है वो अपने आप में इतना सफिशिएंट है कि आप लाइबिलिटी के अंडर आ जाएंगे। ठीक है, स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या होता है? किसी भी क्राइम का होने का 4 स्टेज बताया गया है। ठीक है, पहला तो इंटेंशन होगा। किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्थिति में, मनस्थिति में जब किसी को लेकर के कोई दुर्भावना आ जाए या किसी क्राइम को करने के लिए कुछ विचार उत्पन्न हो, तो उस चीज़ को हम लोग इंटेंशन बोलेंगे। और वो फर्स्ट स्टेज बताया गया है हमारे बीएनएस हो या आईपीसी हो, कोई भी पिनल सिस्टम में इंटेंशन को फर्स्ट स्टेज बताया गया है। तो इसमें क्या है, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ क्राइम। ये क्राइम का बेसिस है, क्राइम का बिल्कुल आधार है, फर्स्ट स्टेज है इसलिए। बट इट इज़ नॉट पनिशेबल इन आइसोलेशन। इसको अकेले और अपने आप में पनिश नहीं किया जा सकता है। अब कोई व्यक्ति मन में सोच रहा है कि मैं उसका मर्डर कर दूंगा, अब इस चीज़ को पहला तो प्रूफ करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट जो सेकंड स्टेज है वो है प्रिपरेशन। जैसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ, अरेंजमेंट, प्लानिंग, किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए प्लानिंग शुरू हुआ, अरेंजमेंट स्टार्ट हुआ, तो इसमें भी अब जैसे कोई आदमी पॉइज़न खरीद रहा है, ठीक है, तो वो प्रिपरेशन है। इट में भी हो सकता है कि वो किसी का मर्डर करने के लिए उस पॉइज़न को यूज़ करे, इट में भी चूहे मारने के लिए वो पॉइज़न का यूज़ करे। तो यहाँ पे भी कुछ क्लियर नहीं है कि कब किसी चीज़ को हम प्रिपरेशन टू क्राइम मानेंगे, कब नहीं मानेंगे। तो इसीलिए जनरली ये पनिशेबल नहीं है। बट कुछ जो स्पेसिफिक केस है उसमें, जैसे रॉबरी का केस आप देख लीजिए, जो कि बीएनएस में 310 के क्लॉज 4 में मेंशन किया गया है कि रॉबरी का प्रिपरेशन करना, जैसे अब हथियार जमा करना, तो रॉबरी के लिए ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे ही प्रिपरेशन हुआ, रॉबरी एट द टाइम ऑफ सेकेंड स्टेज दैट इज प्रिपरेशन, उसी टाइम पे वो ऑफेंस हो गया और उसके लिए ही पनिशमेंट मिल जाएगा रॉबरी में। कोई अगर रॉबरी का प्रिपरेशन भी करता है तो वो ऑफेंस कर रहा होता है। अब अटेम्प्ट की बात करें, ठीक है, अटेम्प्ट क्या होता है?
डायरेक्ट एक्शन टुवर्ड्स द कमीशन, मतलब कमीशन किसी भी एक्ट को कंप्लीट होने के तरफ डायरेक्ट कोई भी एक्शन किया गया, ठीक है। जैसे किसी आदमी के हाथ में वो, चलिए जैसे एक पर्सन का हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि उसने इंटेंशन किया कि मैं उसको मार दूंगा, वो मन में विचार कर रहा है, तो यहाँ तक वो क्राइम उसको पता नहीं कर सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है। जैसे ही प्रिपरेशन, उसने चाकू खरीद लिया, ठीक है, तो चाकू खरीद लिया, यहाँ भी क्लियर नहीं हो सकता वो फल काटने के लिए चाकू खरीदा हो, बट जैसे ही उसने चाकू से अटैक किया किसी पे, ठीक है, किसी पे अटैक करने का ट्राई किया, चाकू को थ्रो किया किसी पे या चाकू से हिट करने का ट्राई किया, तो ये क्या हो जाता है, अटेम्प्ट। और यहाँ पे हर अटेम्प्ट पनिशेबल है, इवन दो कि क्राइम कंप्लीट ना भी हुआ हो, चाकू से किसी का मर्डर ना भी हुआ हो, बट उसने हिट किया चाकू से, बस इस बात से ही वो क्राइम हो जाता है। और कमीशन इज द लास्ट एंड फोर्थ स्टेज ऑफ द क्राइम। एक्चुअल एग्जीक्यूशन, अब उसने चाकू लगा के हिट करके मार दिया, ठीक है। मेक्स द इंडिविजुअल लायबल फॉर पनिशमेंट अंडर स्पेसिफिक सेक्शन, कुछ जो सेक्शन थे, कुछ ऑलमोस्ट सभी सेक्शन में जब कमीशन हो जाता है तो देखा जाता है कि अब स्टेजेस को चेक करना क्यों ज़रूरी है। स्टेजेस को चेक करना इसलिए ज़रूरी है कि वो डिग्री ऑफ क्राइम को बताता है, ठीक है। तो स्टेजेस ऑफ क्राइम और भी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको भी प्रूफ करने में, और जो कोर्ट के प्रोसीजर्स होते हैं या फिर एविडेंस को कलेक्ट करने में मदद मिलता है। अटैम्प्ट से पता चलता है कि कब किसी ने अटैम्प्ट किया है, तो उसका अटैम्प्ट का जो, या फिर हो सकता है किसी का वीडियो फुटेज हो अटैम्प्ट करने का, या फिर प्रिपरेशन में वो किसी दुकान से जहाँ से सामान खरीदने गया है वो उसका विटनेस हो, टेस्टिमनी उसका हो, ठीक है। तो यही चीज़ है कि प्रिपरेशन से, अटैम्प्ट से, कमीशन से, ये हर एक स्टेजेस पे हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या डिग्री ऑफ क्राइम था, ठीक है, जिसके बेसिस पे पनिशमेंट देने में, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को जांच करने में, ये सब चीज़ों में सहायता मिलता है। जब हो गया कि चलिए इंटेंशन क्लियर हो गया, डिग्री ऑफ क्राइम क्लियर हो गया, और हम लोगों ने एलिमेंट्स को देख लिया, तो पनिशमेंट की बात आती है, ठीक है। पर पनिशमेंट वो होता है जो आपको क्रिमिनल लाइबिलिटी, एक्सेप्शनल केस में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को जब आप पे आती है तो आपको पनिशमेंट मिलता है, ठीक है। थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में 5 तरीके का पनिशमेंट बताया गया है। पहला है डेटरेंट थ्योरी, दूसरा है प्रिवेंटिव थ्योरी, तीसरा है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, और चौथा है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, पांचवा एक्सपेक्टरी थ्योरी। और एक छठा जो अप्रोच है वो मल्टीपल अप्रोच थ्योरी है, जो कि मॉडर्न डे में हम लोग इसी को यूज़ करते हैं, मल्टीपल अप्रोच थ्योरी। तो डेटरेंट थ्योरी की बात करें तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल के लिए आप सोचिए, एक स्टेटमेंट है, आई डू नॉट पनिश यू फॉर स्टीलिंग द शिप बट सो दैट द शिप मे नॉट बी स्टॉलन, ठीक है। हम तुमको इसलिए सज़ा नहीं दे रहे हैं कि तुमने किसी ये किसी जहाज़ के चोरी के संबंध में है, तुमने किसी जहाज़ का चोरी किया है, हम तुमको इसलिए सज़ा दे रहे हैं कि तुम अगर ना चुराते तो हो सकता जहाज़ वहीं पे होता और वो चोरी ना होता, ठीक है। यहाँ पे हर एक पर्सन, इंडिविजुअल को टारगेट करके ये बताया जा रहा है कि आप एटलीस्ट कुछ ऐसा काम ना करें जिससे कि स्पेसिफिक पर्सन, इंडिविजुअल, सबको रीडायरेक्ट किया जाता है कि आप ऐसा कोई काम ना करें। अगर आप गलती न करेंगे तो गलती नहीं ही होगा। हर एक पर्सन अगर गलती ना करे तो गलत होने का चांस नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। डिटरेंट है, नॉट ओनली प्रिवेंट द रॉन्ग डूअर फ्रॉम डूइंग ए रॉन्ग, सिर्फ ये उससे ही नहीं बचाता है कि जो गलत किया करने वाला है उससे ही नहीं बचाता, बट ऑल्सो मेक टू हिम एन एग्जाम्पल। अगर किसी ने, जैसे किसी ने गलती कर दिया तो उसको जो पनिशमेंट दिया जाएगा इस थ्योरी के अंदर, उसको एक एग्जाम्पल के तरह सेट किया जाएगा कि बाकी जो पर्सन्स हैं वो लोग क्रिमिनल टेंडेंसी के ना हो और क्रिमिनल टेंडेंसी से डरें, मतलब क्रिमिनल किसी भी एक्ट को करने से डरें। क्रिमिनल टेंडेंसी को कम करने के लिए इस डेटरेंट थ्योरी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें किसी छोटे गलती के लिए भी हो सकता है मृत्यु दंड या पत्थर से मारना
चौराहे पे पीटना, जिससे लोग देखें, लोग जब देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि इस गलती के लिए इतनी सज़ा दी जाती है, बारबरस सज़ा मिलती है, और ये एक एग्जाम्पल सेट होता है कि सोसाइटी में फिर कोई क्रिमिनल टेंडेंसी का एक्ट ना हो। ठीक है, अभी के टाइम पे अगर हम लोग बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज जैसे सऊदी अरब हो गया, वो सब जगह पे देखें तो कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जिनके लिए आपको इतना हार्म और बारबरस पनिशमेंट दिया जाता है और पब्लिक के सामने, कि पब्लिक भी उस चीज़ को करने से डरे और एक एग्जाम्पल सेट हो। ठीक है, तो अब है प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी कंसंट्रेट्स ऑन द प्रिजनर टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम रिपीटेटिव इंडेवर्स टुवार्ड ऑफ रेसिडेविज्म। देखिए, रेसिडेविस्ट एक टर्म है, ये रेसिडेविस्ट, जिसको रिपीट ऑफेंडर जो होते हैं, जो बार बार गलती करते हैं, उनको रेसिडेविस्ट बोला जाता है लीगल लैंग्वेज में। तो रेसिडेविस्ट को रोकने के लिए, जैसे एक बार किसी ने क्राइम किया, ठीक है, अब उसको उसी टाइम पे सज़ा दे देना इसलिए ज़रूरी है, जैसे कोई अगर कार को फुल स्पीड में चला रहा है डेंस पॉपुलेटेड एरिया में, तो वहाँ पे उसको रोक करके अगर उसी टाइम पे फाइन कर दिया जाए, या फिर उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, या फिर कोई ड्रंक एंड ड्राइव कर रहा है और रैश ड्राइविंग कर रहा है, तो उसी टाइम पे अगर उसका ड्राइविंग लाइसेंस डिस्क्लोज बंद कर दिया जाए, उसको किसी भी तरीके का पनिशमेंट दिया जाए, तो आगे आने वाला जो खतरा है सोसाइटी पे, उसको रोका जा सकता है। ऑफेंडर्स डिसेबल्ड बाय पनिशमेंट लाइक डेथ, एग्जाइल ऑफ फॉरफीचर ऑफ ऑफिस एंड इनकारेशन। ठीक है, जो ऑफेंडर है जिसको अगर डेथ सेंटेंस नहीं दिया गया, तो वो जब भी रिलीज होगा वो अपना जो क्राइम है करेगा ही। तो उस टाइम पे अगर उसको डेथ सेंटेंस दे दिया जाए, तो आने वाले सोसाइटी पे कोई भी जो खतरा है उसको रोका जा सकता है। ये मतलब अनडिज़ायरेबल इफेक्ट इसका देखा गया है जुवेनाइल ऑफेंडर्स पे। जो रेट्रीब्यूटिव थ्योरी की बात करें, तो रेट्रीब्यूटिव थ्योरी क्या है? इंडिविजुअल्स हु कमिट्स हार्म रिसीव पनिशमेंट दैट इज प्रोपोर्शनिएट टू द हार्म दैट दे हैव कॉज्ड। कोई भी इंडिविजुअल, इस थ्योरी का मोटिव और ऑब्जेक्टिव बोले तो ये है कि किसी भी व्यक्ति ने जो क्राइम किया है, वैसा बिल्कुल जब उसके साथ होगा तो वो महसूस करेगा कि वो कितना खतरनाक है, कितना जघन्य है, कितना पीड़ादायक है। ठीक है, तो इसके लिए याद रखने के लिए टूथ फॉर टूथ, आई फॉर आई, लिम्ब फॉर लिम्ब, ये इस थ्योरी का प्रिंसिपल है। अर्लियर लीगल सैंक्शन ग्राउंडेड इन वेगनेंस एंड रिटेलिएशन, रिवेंज इज जस्टिस गॉन वाइल्ड। देखिए, इस थ्योरी का एक प्रॉब्लम है कि अगर इस थ्योरी के हिसाब से हम चलें तो हमारा सोसाइटी जो है वाइल्ड होते जाएगा। हम लोग वापस से जानवर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। जानवर में क्या होता है कि अगर एक ने दूसरे को पंजा मारा तो दूसरा भी उस पर अपना पूरे फोर्स से पंजा मारता है, तो इससे जस्टिस जो है वाइल्ड हो सकता है। तो इसका ये क्रिटिसिज्म है। फाउंड टू बी एरकिक, इनह्यूमन एंड बार्बरिक, ये धीरे धीरे बार्बरिक हो सकता है। ह्यूमन राइट्स के फिलॉसफी में इसको कंडेम किया गया है और ये कॉन्सेप्ट को क्रूअल माना गया है। ठीक है, चलिए, तो अब क्या है? रिफॉर्मेटिव थ्योरी। महात्मा गांधी की नहीं, मतलब जो दोष है उसको ख़त्म करना चाहिए, दोषी को ख़त्म करके क्या फ़ायदा। उस दोषी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्किल सिखाने में, ठीक है, और सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में लाने को, उस जो लेबर है, उसका जो फोर्स है, उसका जो स्किल है, उसको हम लोग दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, उसको सुधारा जा सकता है। ठीक है, रिपीटेंस नहीं, ये चीज़ इसका नहीं है, ये यहाँ पे गलती है। ठीक है, उसको रिफॉर्मेटिव थ्योरी में बस इतना ही है कि किसी भी आप, जैसे हम लोग अभी के टाइम में जेल में देखते हैं कि जेल में जो है आदमी को सिखाया जाता है बैंगल्स बनाना, जेल के बहुत सारे प्रोडक्ट को बाहर में सेल किया जाता है। तो ये अब एक्सपेक्टरी थ्योरी, ठीक है, इसको पश्चाताप का सिद्धांत भी कहते हैं, पश्चाताप। टू पे फॉर द सिन कमिटेड, मतलब जिसने जो गलती किया है उसके लिए उसको सजा और पे करना होगा, उसको चुकाना होगा वो चीज़।
ये बात करता है कि हृदय की शुद्धता के बारे में, ठीक है, कि कोई भी आदमी अगर कोई गलती किया, जैसे कि इसमें अभी हम लोग बीएनएस में जो हमारा 6th जो एक नया ऐड किया गया है पनिशमेंट, कम्युनिटी सर्विस, ये एक्सपेक्टरी थ्योरी का एक अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें हम देखते हैं कि अगर कोई भी आदमी पेटी छोटे लेवल का कोई क्राइम किया है तो उसको हम लोग कम्युनिटी सर्विस में ला सकते हैं, जिसके अंदर उसको ये बोला गया कि तुम 1000 लोगों को पानी पिलाओ। ये इम्प्रैक्टिसिबल है और टू आइडियलिस्टिक है। अब मान के चलिए कि कोई भी आदमी कोई क्राइम कमिट कर देता है, उसको भेजें सोसाइटी में कि तुम जा कर के 1000 लोगों को पानी पिलाओ। अब यहाँ पे चांस क्या है कि वो सबको पानी पिलाएगा? हो सकता है कि वो सबको पानी में जहर घोल के सबको पिला दे, ठीक है। तो ये काफ़ी रिस्की है और इम्प्रैक्टिसिबल है, थोड़ा ज़्यादा आइडियलिस्टिक है कि अच्छे लोग होंगे, अच्छे विचार के होंगे, कोई भी आदमी गलती करने के बाद पश्चाताप करना चाहता है, तो ये इस थ्योरी पे बेस्ड है। एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ दिस थ्योरी इज टू एक्सपेंसिव, ठीक है, और पब्लिक सेफ्टी भी दाव पे लग सकता है, पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी रिस्क है, ठीक है। तो एक्सपेक्टरी थ्योरी कुछ ऐसा है। अब क्या है, अभी के जो मॉडर्न पीरियड में जो यूज हो रहा है वो है मल्टीपल अप्रोच थ्योरी। क्यों? क्योंकि ये जो 5 थ्योरी हमने देखा, उन 5 थ्योरी में क्या है कि कंप्लीट जस्टिस नहीं होगा किसी एक थ्योरी के हिसाब से चले तो। अब डेटरेंट थ्योरी के हिसाब से चले तो कुछ व्यक्ति जो सुधरने के लायक होंगे वो हो सकता है कि डेटरेंट थ्योरी में डेथ पनिशमेंट के शिकार हो जाए, डेथ सेंटेंस के शिकार हो जाए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के शिकार हो जाए। तो यहाँ पे कुछ अगर प्रोपोर्शनिएट पनिशमेंट का अगर कॉन्सेप्ट को बनाए रखना है तो यहाँ पे 5 थ्योरी को इंक्लूड करके एक मल्टीपल अप्रोच थ्योरी को रखना होगा, क्योंकि ये जो 5 थ्योरी है ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये सब अपने आप में बिल्कुल ही भिन्न है, ठीक है, बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग है। तो अभी के हिसाब से अभी का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर कोई क्राइम किया है तो उसको प्रोपोर्शनिएट सज़ा मिलना चाहिए। तो इसमें जो 5 थ्योरी उसमें किसी में बहुत ज़्यादा सज़ा की बात की गई है, बहुत कम की बात की गई है, और किसी में बिल्कुल इक्वल की बात की गई है जो कि बार्बरस बना देता है सोसाइटी को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हर थ्योरी में से कुछ कुछ सब्सटेंस को ले करके अभी का जो मल्टीपल अप्रोच थ्योरी बनाया गया है। एक कृष्णा अय्यर जो है, इस केस में राकेश कौशिक वर्सेस सुप्रिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल जेल, इनका केस था, उसमें इन्होंने कहा था इफ़ द पोटेंशियल्स ऑफ द प्रिजनर्स पर्सन आर अनफोल्डेड, ए रॉबर मे बिकम ए वाल्मीकि एंड ए सिनर मे बिकम सन। हो सकता है अगर सही से प्रिजनर को अगर एक पर्सन माना जाए और उनके पोटेंशियल को अनलॉक किया जाए तो हो सकता है कि एक डाकू भी वाल्मीकि, जो जैसा हम लोग जानते हैं उंगली मार डाकू वाल्मीकि बन गए थे, और एक पापी भी संत बन सकता है, ठीक है, कृष्णा अय्यर का कहना है कि तो इसको देखने के लिए सभी तरीके का जो 5 थ्योरी है उसको हमको ध्यान में रख करके और पनिशमेंट को देना चाहिए। इससे हमारा जो सोसाइटी का नीड्स है, जो हमारे पिनल सिस्टम में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो नीड्स है उसको फुलफिल किया जा सकता है। चलिए, तो अब पनिशमेंट की बात करें जो कि बीएनएस में दिया गया है, तो एक तो डेथ पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और इम्प्रिजनमेंट है तो उसमें है कि नॉर्मल और रिग्रेस, ठीक है, जनरल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी, ठीक है। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में उसमें वही है कि कुछ काम भी करवाया जाएगा, बहुत हार्ड वर्क लेबर करवाया जाएगा अंदर में, और जनरल में है कि बस उनको कन्फाइन करके रखा जाएगा। है फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, किसी का जैसे हम लोग कुर्की जब्ती जानते हैं, किसी के प्रॉपर्टी को सीज करना पनिशमेंट में हो सकता है। फाइन इम्पोज किया जा सकता है, फाइनेंशियली किसी पर पनिश किया जा सकता है किसी को फाइनेंशियली।
और छठा जो मैंने बताया कम्युनिटी सर्विस, एक नया है जो कि एक्सपेक्टरी थ्योरी को प्रमोट करता है, और इसके अंदर जिसने गलती किया है उसको विक्टिम के परिवार को सर्व करना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टरी थ्योरी में बताया गया है। और कम्युनिटी सर्विस किसी एक कम्युनिटी के लिए सर्व करना पड़ेगा, ऐसा कम्युनिटी सर्विस में है। जनरल एक्सेप्शन की बात करें तो जनरल एक्सेप्शन में हम लोग देखते हैं कि जब कोई भी क्राइम हो गया और पनिशमेंट देने की बात आई तो ड्यूरिंग ट्रायल पीरियड ये देखा गया कि कुछ डिफेंसेस हैं, कुछ वो जो जैसे जिस केस में वो एक्ट किया गया उस टाइम पे वही एक ऑप्शन था। अब जैसे मान लीजिए कि एक ट्रक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर जा रहा था और उसने जस्ट सामने ऑटो में करीब 10 आदमी हैं, उसने ट्रक के हैंडल को थोड़ा सा राइट शिफ्ट किया, राइट की ओर मोड़ा, और इस मोड़ने के क्रम में उससे वो अपने पूरे बिल्कुल गुड फेथ में था और मोड़ने के क्रम में भी बाइक पे आ रहे थे। अब उससे किसी कारणवश एक्सीडेंट हो जाता है, तो यहाँ पे क्राइम तो इन्होंने किया कि दो पर्सन को इंजरी हुई, इस पर्सन ने यहाँ पे क्राइम किया, बट जो सर्कमस्टांसेज बता रहा है कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो सर्कमस्टांसेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, और मेंस रिया, एक्टस रियस ये भी है। तो इन सब चीज़ों के लिए कुछ डिफेंस भी बनाए गए हैं कि हो सकता है आदमी ने किस सर्कमस्टांसेज में वो एक्ट किया हो तो उसको क्राइम नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो है किस सेक्शन में कवर किया गया है, तो BNS के 14 to 44 सेक्शन जो है उसमें जनरल डिफेंस को, जनरल एक्सेप्शन को कवर किया गया है। और 34 to 44 देखें तो प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताया गया है कि किसी आदमी के शरीर या उसके प्रॉपर्टी पे या किसी और आदमी पे बॉडी पे अगर कोई ऐसा रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर आता है तो वो प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकता है, तो उसको उस टाइम पे क्राइम नहीं माना जाएगा। ठीक है, जनरल डिफेंस इज सेट ऑफ एक्सक्यूजेज दैट यू कैन अंडरटेक टू एस्केप लाइबिलिटी। जो क्रिमिनल लाइबिलिटी आई है आप पर, आप उसको यूज़ करके, जनरल डिफेंस को यूज़ करके, क्योंकि जनरल डिफेंस में जो चीज़ दिया गया है, जो BNS के सेक्शन 14 to 44 में दिया गया है कि हम इस सर्कमस्टांसेज में थे, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, वो क्या क्या सर्कमस्टांसेज हो सकते हैं वो डिफाइंड है, तो उसको आप एक्सक्यूज़ दे सकते हैं। कुछ सेट ऑफ एक्सक्यूज़ होते हैं, उसको एक्सक्यूज़ दे करके आप जो है लाइबिलिटी से बच सकते हैं। किसी निर्दोष को सज़ा ना हो, इसीलिए जनरल एक्सेप्शन दिया गया है कि हर परिस्थिति पे डिपेंड करता है कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। जनरल एक्सेप्शन प्रोवाइड सर्कमस्टांसेज, देयर इज सर्कमस्टांसेज अंडर विच एन एक्ट अदरवाइज डीम्ड क्रिमिनल, मतलब कुछ सर्कमस्टांसेज में वो एक्ट जो है वो क्रिमिनल एक्ट, क्रिमिनल लाइबिलिटी में नहीं आएगा, बाकी बात सब में वो क्रिमिनल लाइबिलिटी में आएगा। मे बी कंसिडर्ड एट लॉफुल और एक्सक्यूजेबल। अब आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है किसी पर्सन से, कोई पर्सन आप पर आपके बॉडी पे एक शार्प तलवार से हिट कर रहा है, इन केस आपने भी रिटेलिएशन में उसको अगर हिट कर दिया और उसका डेथ हो जाता है किसी कारणवश, तो यहाँ पे आपके पास रीजनेबल एप्रीहेंशन एक्सक्यूज़ है कि मेरी जान की रक्षा के लिए मैंने उसको हिट किया और उस हिट करने के दौरान वो उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो जनरल एक्सेप्शन कुछ इस तरीके का है। चलिए, तो हमारा वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कहीं भी कोई पॉइंट्स ऐसा हो जिसको और अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अगर चाहें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।